सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये जो जेईई मेंस के पीवाईक्यू सीरीज हमने चालू करी थी, आज उसी के कंटिन्यूएशन में ये 4th वीडियो हम रिलीज करने जा रहे हैं। अब तक 3 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पर रिलीज कर चुके हैं और उन वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स टॉपिक के जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं। हम इन वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं और एट अ टाइम 5 क्वेश्चन से ज़्यादा हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाकर के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो भी इन पीवाईक्यूज को देखे उसको एक काफ़ी कुछ जो है कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लैरिटी उनकी आ जाए। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मैं हर वीडियो में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक प्रैक्टिस करने के लिए जो है जेईई मेंस के पीवाईक्यूज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस होते हैं कई बार रिपीटेटिव होते हैं, पैटर्न जो है वो रिपीट हो जाता है और सिमिलर पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं कई बार साल दर साल रिपीट हो जाते हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस सेशन को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए जो प्लेलिस्ट है हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स के वीडियोस की, पीवाईक्यू के वीडियोस की, वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार जाकर के उन्हें ज़रूर देखें। तो अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज plus q is placed at origin and a second point charge plus 9q is placed at d, 0, in Cartesian coordinate system. The point in between them where the electric field vanishes. Okay, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि एक पॉइंट चार्ज जो है प्लस q और एक पॉइंट चार्ज प्लस 9q, ये हमें दे रखा है। तो एक पॉइंट चार्ज प्लस q प्लस q और एक और दूसरा पॉइंट चार्ज है प्लस 9q, ये दो हमें दे रखे हैं। और प्लस q जो है वो ओरिजिन पे दे रखा है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 0,0 पे रख रखा है और 9q को d, 0,0 पे रख रखा है। ठीक है, इस तरह से दो पॉइंट चार्जेस को रखे हुए हैं। अब हमसे पूछा गया है कि द पॉइंट इन बिटवीन देम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है वो है x, 0,0। ठीक है, तो इस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, प्लस q चार्ज से जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी x और जो 9q चार्ज से डिस्टेंस है वो हो जाएगी d माइनस x। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा d माइनस x और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी x। अब दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर सम 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों के कारण जो फील्ड है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो डेफिनेटली होगी, प्लस q के कारण जो फील्ड होगी, प्लस q के कारण जो यहाँ पे फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, उसका डायरेक्शन ये होगा, और प्लस 9q के कारण जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस फील्ड को E1 बोल देते हैं और इस फील्ड को E2 बोल देते हैं। ठीक है, इस फील्ड को E1 बोल देते हैं, इस फील्ड को E2 बोल देते हैं। तो E1 जो है उसको क्या लिखा जा सकता है, तो KQ बाय x², ये आपका E1 हो गया। E2 को क्या लिख सकते हैं सर, तो ये हो जाएगा K इंटू 9q अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये E1 और E2 है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर फील्ड को वैनिश करवाना है, यानी कि फील्ड को 0 करवाना है, तो ये जो दोनों फील्ड्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है बराबर होना चाहिए, जिससे कि उनका जो नेट वेक्टर सम है वो 0 आ जाए। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो KQ बाय x² दैट इज इक्वल टू K इंटू 9q बाय d माइनस x का होल स्क्वायर, d माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से KQ और KQ ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा d माइनस x का होल स्क्वायर बाय x² दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, और बस अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है इसको बस। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो d माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो d माइनस एक्स
इज इक्वल टू 3x और इससे x इज इक्वल टू d/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू d/4 और फिर इसके बाद जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हम P बोलते हैं तो ये जो P पॉइंट है ये क्या निकल के आएगा, d/4, 0, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया। ओके, और अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि अ स्मॉल बॉब ऑफ मास 100 मिलीग्राम एंड चार्ज 10 म्यूसी इज कनेक्टेड टू एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। इट इज ब्रॉट नियर टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी sigma as shown in the figure. If a string subtends an angle 45 degree with the sheet at equilibrium, तो हमसे क्या पूछा गया है, the charge density of the sheet। यहाँ पे हमसे सिग्मा पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे सिग्मा पूछा गया है। तो यहाँ पर अब अगर हम इस पॉइंट का, ये जो बॉब है, इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। चलिए तो जल्दी से हम क्विकली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसमें देखिए एक तो इसमें नीचे की तरफ mg लगेगा, एक इस डायरेक्शन में QE लगेगा और एक इस डायरेक्शन में टेंशन T लगेगा। तो यहाँ पे जो है mg, ये इधर पे Q इंटू E और ये इधर पे टेंशन T। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस जो हैं वो जीरो होंगे, राइट। उनका जो वेक्टर सम है, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो जीरो होगा, राइट। तो ये एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम अच्छा यहाँ पे ये एंगल भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। बस, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें T cos 45 that is equal to mg, T sin 45 is equal to Q into E। ठीक है, अब यहाँ पे E जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। तो देखिए एक शीट ऑफ चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बस अब E की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमें पुट करना होगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इन दो इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय अगर 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू QE बाय mg। ठीक है, तो यहाँ से E क्या निकल के आएगा, अच्छा देखिए tan 45 तो आपका 1 हो जाता है, राइट। तो E क्या निकल के आएगा, mg बाय Q। ठीक है, अब E को लिख देंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू mg बाय Q। तो यहाँ से सिग्मा हमें निकालना था, तो सिग्मा विल कम आउट टू बी mg इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट बाय Q। ठीक है, mg इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट बाय Q। अब यहाँ पे देखिए सर m, अब इस ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, इसमें हमें इन सभी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए अब सारी वैल्यूज जो हैं वो दी हुई हैं। m जो है वो कितना दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो m दिया हुआ है हमें 100 मिलीग्राम, यानी कि 100 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, ये मास आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको जो Q है, Q आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर 10 म्यूसी, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम, ये आपको दिया हुआ है। और इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट जो है वो 8.85 इंटू 10 पावर -12 लेना है आपको, 8.85 इंटू 10 पावर -12 और G को 10 लेना है। तो ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, इसको आपको कैलकुलेट एक बार करके देख लेना होगा। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं एक बार जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बेसिकली आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा की वो आ जाएगी 1.77 जो है
ये वैल्यू आ जाएगी 1.77 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो आंसर है वो ए आएगा। ठीक है, तो इन सबको आपको एक बार इक्वेट करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.77 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर ये निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -2 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज इज। ठीक है, तो यहां पर अब जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई, दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू इन हमसे क्या पूछा गया है, क्यू इन पूछा गया है, तो क्यू इन यहां पर हमसे पूछा गया है, तो क्यू इन क्या हो जाएगा, क्यू इन इज इक्वल टू फ्लक्स हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴। अब देखिए यहां पर एक चीज और भी देखिए कि जो फ्लक्स है वो नेगेटिव दिया हुआ है, फ्लक्स जो है वो नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो फ्लक्स होता है दैट इज नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहां पर एक चीज हमें ये समझनी होगी कि जो फ्लक्स है वो नेगेटिव है, इसका मतलब जो चार्ज है वो भी क्या है, वो भी नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पर इसको अब हम देख सकते हैं कि ये जो क्यू इन है इसको हम लिखेंगे फाई × एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन इज इक्वल टू 2 × 10⁴ माइनस 2 × 10⁴ इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना दे रखा है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा बी आंसर जो है वो होगा -17.7 इंटू 10⁻⁻8, ये बी आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। गॉस लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स होता है दैट इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स आपको दे रखा है, क्यू इन आपको निकालना था। ठीक है, यहाँ पे साइन जो है फ्लक्स से, क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव है ना, हमेशा ध्यान रखें कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके कारण जो फ्लक्स होता है वो इनकमिंग फ्लक्स होता है, एंड इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण आउटगोइंग फ्लक्स होता है, तो आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स दिया हुआ था, इसका मतलब चार्ज अपने आप में नेगेटिव ही है। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है, क्यू इन इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। We go on to the next question. यहाँ पर है कि an electric dipole is placed at a distance of 2 cm from an infinite plane sheet having positive charge density sigma naught. तो देखिए एक चीज ये समझिए कि अगर यहाँ पे आपको प्लेन शीट दे रखी है, ये देखिए यहाँ पे एक प्लेन शीट इस तरह से आपको दे रखी है, ये एक प्लेन शीट है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर ये इधर पे -q और +q, ये -q दे रखा है और ये +q, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इस शीट के पास रखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 cm फ्रॉम द इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इनफाइनाइट जो प्लेन शीट होती है उसके कारण फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, पहले के क्वेश्चंस में भी हम लोग देख चुके हैं, और उसकी जो फील्ड है वो कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये जो क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इट इज अ केस ऑफ डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, it is a case of dipole kept in uniform electric field. ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इट इज दिस, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, so this is E वेक्टर, ओके, और जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन ये है, दिस इज P वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ओके, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है।
ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी ओरिएंटेशन में इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट फोर्स होता है ऑन द डाइपोल वो 0 रहता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे जो लगने वाला नेट फोर्स होता है इट इज ऑलवेज 0। तो फोर्स तो आउटराइटली 0 हो जाएगा। जो टॉर्क होता है डाइपोल पे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क वेक्टर वो निकल के आता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब है यहां पे टॉर्क को हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा सर, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है यहां पे, तो यहां पे टॉर्क भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है सर, तो टॉर्क भी यहां पे 0 आ गया। अच्छा, अब यहां पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ऑफ डाइपोल, PE यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना आता है, ये आता है माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर। यानी कि अच्छा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन रोकने के लिए इसको हम U लिख देते हैं, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर। और अगर इसको फिर ये भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE कॉस थीटा। ठीक है, माइनस ऑफ PE कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये माइनस PE निकल के आ जाएगा, राइट, ये माइनस PE निकल के आ जाएगा। मोर ओवर एक चीज और भी हम देख सकते हैं कि जब भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कॉरेस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो 0 डिग्री पे है यहाँ पे, तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। डेफिनेटली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, डेफिनेटली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो प्लस PE आ जाती है, प्लस P इंटू E आ जाती है। दैट टाइम द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो यहां पर टॉर्क जो है सर 0 आएगा डेफिनेटली, क्योंकि थीटा 0 है। फोर्स तो एनी हाउ 0 रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा फोर्स हमेशा 0 होता है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शंस यहाँ पे इससे मैच हो रहे हैं, कौन से ऑप्शन इससे मैच हो रहे हैं। तो यहां पर टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0 एंड नेट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे, ये गलत है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क इज 0, ये सही है, इसको हम सही बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम, ये गलत है, टॉर्क 0 है सर यहाँ पे। टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0 एंड नेट फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द शीट, ये भी गलत है, नेट फोर्स भी क्या है, 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है सर वो बी होगा। फाइन, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। और इसके बाद ये फाइनल जो क्वेश्चन है, इसमें एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास m, चार्ज q एंड लेंथ l इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट I कैप। ठीक है, E नॉट I कैप when the dipole is rotated slightly from its equilibrium position and release the time period of its oscillation। तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा अगर आपको रिजल्ट याद है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये केस किस चीज़ का केस है, ये है दिस इज अ केस ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, दिस इज E वेक्टर, और यहाँ पर ये आपका P वेक्टर है, दिस इज योर P वेक्टर। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। सो दिस इज योर P वेक्टर, राइट। तो ये आपका P वेक्टर है। ठीक है, अब यहां पे आपको ये पता है कि जो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो ये क्या होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। और अगर डाइपोल को इस स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट करके डी थीटा एंगल रोटेट करके छोड़ दिया जाए, तो ये क्या, ये डाइपोल क्या करने लग जाता है, एंगुलर SHM करने लग जाता है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसको प्रूव भी किया जा सकता है। और इसका जो टाइम पीरियड आता है इस केस में, डाइपोल के एंगुलर SHM का जो टाइम पीरियड आता है T, तो इसको निकाला जा सकता है, इसको प्रूफ किया जा सकता है। अब इसके प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूं, और आप सबको इसका जो टाइम पीरियड है वो याद होना चाहिए। तो टाइम पीरियड इज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाई PE। ठीक है, तो ये जो डाइपोल है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर SHM करता है, और उस एंगुलर SHM का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाई PE, वेयर P इज द डाइपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर अब देखिए, ये M मास है, ये भी M मास है, राइट, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है। ठीक है, तो अब
जो सेंटर ऑफ मास है इसको अगर हम C ले लें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डाइपोल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना निकल के आएगा। तो देखिए डाइपोल की जो लेंथ हमें दे रखी है वो L दे रखी है, डाइपोल की जो लेंथ हमें दे रखी है वो L हमें दे रखी है, ठीक है, दिस इज L, डाइपोल की जो लेंथ है वो L दे रखी है, ठीक है। तो I जो होगा I विल बी m L/2 होल स्क्वायर प्लस m। अब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम बोल रहे हैं, तो दोनों मासेस जो हैं सेंटर ऑफ मास से L/2 डिस्टेंस पे हैं, तो जो टोटल I हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m L/2 का होल स्क्वायर प्लस m L/2 का होल स्क्वायर। तो I जो है दिस विल बिकम ml स्क्वायर बाय 4 प्लस ml स्क्वायर बाय 4, सो दिस विल बिकम ml स्क्वायर बाय 2, दिस विल बिकम ml स्क्वायर बाय 2, राइट। तो बस अब कुछ नहीं है, अब इसको फॉर्मूले में बिठा देते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 2 इंटू p। अच्छा देखिए यहाँ पे p कितना आएगा, p आपका आएगा q, है ना, चार्ज जो है वो q दे रखा है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो l दे रखी है, तो q इंटू l आ जाएगा। तो ml स्क्वायर बाय 2 I बाय p, p को लिखेंगे q इंटू l इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ml बाय 2QE, ठीक है, ml बाय 2QE, ठीक है। तो ये आंसर होगा। अब यहाँ पर ये जो आंसर है ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। अच्छा यहाँ पे मैंने ई को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोल दिया, ई नॉट इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, कोई बात नहीं, यहाँ पे ई नॉट लिख दीजिए, ई नॉट लिख दीजिए, यहाँ पे ई नॉट लिख दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई नॉट लिख दीजिए। तो दैट्स इट, 2 पाई अंडर रूट ऑफ ml बाय 2q ई नॉट, इसका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो 5 क्वेश्चंस थे वो हमने फिर सॉल्व कर लिए हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस जो हैं रिलीज करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेईई मेंस, और हमारा कोशिश ये है कि हर टॉपिक, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितने भी दूसरे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जेईई मेंस के लिए, उन सभी का 2025 के जो PYQs हैं वो रिलीज करें, और हर PYQ का जो डिस्कशन है उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट का भी लर्निंग हो। इस तरह से हम अपने वीडियोस को जो है, अपने कंटेंट को जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट करके ये बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ये भी बताइए कि हम किस तरह के और वीडियोज़ अपने चैनल पर लेकर के आएँ, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।